हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 1500 प्लस प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है, जो उत्तराखंड में पूछे गए विभिन्न एग्जामों में और जो लग रहे हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। इन प्रश्नों को पहले आप देखिए वीडियो को और उसके बाद उन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद अगर आपका स्कोर 90 प्लस पहुंच रहा है तो फिर आप सेफ साइड हो। अगर नहीं है तो फिर से इसको आप उन पे जो फैक्ट में डिस्कस कर रहा हूं उनको आप लिख लीजिए और उनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही सब आता है। तो आइए शुरू करते हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपात्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए दिया गया है पाली, ऑप्शन बी दिया गया है प्राकृत, और ऑप्शन सी दिया गया है संस्कृत, और ऑप्शन डी दिया गया है अरमाइका। तो बताइए पांडुकारेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए? पांडुकारेश्वर ताम्रपत्र जो है हमारे वो किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है छोपती, ऑप्शन बी दिया गया है झोड़ा, और ऑप्शन सी दिया गया है छपेली, और ऑप्शन डी दिया गया है छोलिया। तो बताइए निम्नलिखित में से किसमें नृत्य गीत नहीं गाया जाता इस नृत्य में? तो ऑप्शन डी है हमारा, कौन सा? छोलिया। छोलिया नृत्य जो है हमारा उसमें क्या है? गीत नहीं गाया जाता। ये कैसा? ये एक युद्ध तरह का नृत्य है। कैसा नृत्य है? युद्ध की भांति ये किया जाता विवाह और समारोह में। जो भी समारोह होते हैं, धार्मिक समारोह या उस टाइप के, उसमें ये युद्ध किया जाता है। छोलिया ये मेनली जो प्रचलित है हमारा वो कहाँ पर? ये कुमाऊं का युद्ध रूप क्षेत्र। इसी तरह का एक और युद्ध रूप प्रचलित है हमारा कहाँ पर? गढ़वाल में। क्या कहते हैं उसको? पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य जो है हमारा गढ़वाल में प्रचलित है, उसमें भी यही सेम रहता है, उसी की बात ये होता है। पौड़ा नृत्य कहाँ है? गढ़वाल में। और यहाँ पर क्या है? कुमाऊं में छोलिया नृत्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वारहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन ए दिया गया महामृत्युंजय मंदिर, ऑप्शन बी दिया गया है कटारमल मंदिर, और ऑप्शन सी दिया गया है गुजर देव मंदिर, और ऑप्शन डी दिया गया है कछेरी मंदिर। तो बताइए निम्नलिखित में से क्या ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से जाना जाता था? कौन सा? किस नाम से जाना था? गुजर देव मंदिर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किस नाम से जानते थे? गुजर देव मंदिर, जो द्वारहाट अल्मोड़ा के द्वारिका के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या जानते हैं? द्वारहाट अल्मोड़ा की द्वारिका के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमिसेन देवता की पूजा करती है? ऑप्शन ए दिया गया है थारू, ऑप्शन बी दिया गया है बोक्सा, और ऑप्शन सी दिया गया है जाड़, और ऑप्शन डी दिया गया है भोटिया। तो बताइए कौन सी जनजाति भूमिसेन देवता की पूजा करती है? कौन सी जनजाति है? वो हमारी है थारू जनजाति। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। यह भूमिसेन देवता की पूजा करती है। थारू मेनली क्या होते हैं? ये थारू के बारे में कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। ये हमारी कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजाति है। कौन सी? थारू। और ओवरऑल उत्तराखंड में कौन से? दूसरा नंबर इसका आता है। ठीक है, पहले नंबर पे जौनसारी आती है, दूसरे नंबर पे ये हमारी थारू जनजाति आती है। ये हिंदुओं के तरह ही रहते हैं, उन्हीं की तरह त्यौहार मनाते हैं, और ये भूमिसेन देवता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। बताइए ऑप्शन ए बाजपुर में, ऑप्शन बी रुद्रपुर में, ऑप्शन सी दिया गया पिथौरागढ़ में, और ऑप्शन डी दिया गया है
अल्मोड़ा में। पीतल नगरी की बात कर रहा है तो पीतल नगरी की स्थापना कहाँ हो रही है? अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? बताइए, करंट का है कि उत्तराखंड का कौन सा वो जिला है जिसको स्वच्छ शहरों की सूची में उत्तराखंड में पहला स्थान मिला है? ध्यान दीजिए, उत्तराखंड का वो कौन सा जिला है जो उत्तराखंड में स्वच्छ शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? वो है हमारा देहरादून। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है थारू उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया गया है गद्दी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गया है कोयंक केरल और ऑप्शन डी दिया गया है टोडा तमिलनाडु। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस टाइप के प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बताइए, थारू उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश की है, ये भी सही है। कोयंक जो है ये केरल में नहीं पाई जाती है। इसका ऑप्शन क्या है सही? सी जो है सही सुमेलित नहीं है। कोयंक कहाँ पाई जाती है? ये नागालैंड की जनजाति है। कहाँ की? नागालैंड की ये जनजाति है कोयंक, और टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। बताइए, ऑप्शन ए गोरखा राइफल से, ऑप्शन बी गढ़वाल राइफल से और ऑप्शन सी डोगरा रेजिमेंट से और ऑप्शन डी कुमाऊं रेजिमेंट से। तो किससे संबंधित थे? ये हमारे कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किससे संबंधित थे? कुमाऊं रेजिमेंट से। और ये क्या है? इन्हें पहला परमवीर चक्र दिया गया था भारत पाकिस्तान के युद्ध में इनकी अद्भुत वीरता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया था। बताइए, ऑप्शन ए दिया गया है सन 1996 में, ऑप्शन बी दिया गया है सन 1979 में, ऑप्शन सी दिया गया सन 2008 में और ऑप्शन डी दिया गया सन 2014 में। राष्ट्रीय बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित कब किए गए थे? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कब किया गया था? 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ये दो तरीके से दिया जाता है, एक व्यक्तिगत, एक संस्थागत। एक बाल के बच्चों के लिए मतलब जो भी है, और एक हमारा संस्थागत दिया जाता है। दो लोगों के लिए दिया जाता है। एक में इनाम राशि जो रहती है वो हमारी है 1 लाख रुपए और एक में 5 लाख रुपए। एक है व्यक्तिगत श्रेणी में और एक संस्थागत श्रेणी में ये दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी में ये दिया जाता है। तो व्यक्तिगत में ये 1 लाख इसका प्राइस है और संस्थागत में 5 लाख प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारतीय राज्य जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। बताइए, जैविक खेती करने वाला राज्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया गया है सिक्किम, ऑप्शन सी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया गया है नागालैंड। तो बताइए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारतीय राज्य जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य है? तो जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य हमारा सिक्किम। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी। ये हमारा है जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य। और जैविक खेती करने वाला अगर पूछा जाए दूसरा राज्य कौन सा? दूसरा राज्य हमारा लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप हमारा दूसरा राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जाए तो कौन सा राज्य है जो सर्वप्रथम जैविक खेती करने वाला बना था, तो हमारा है लक्षद्वीप, केंद्र शासित में भी। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से निम्न कौन से राज्य ने जैविक खेती करने का एक्ट अपनी विधानसभा में पारित किया, बताइए। तो उसका आंसर है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने जैविक एक्ट अपने यहाँ पास किया। भारत का पहला राज्य है जिसने जैविक एक्ट पास किया। जैविक एक्ट पास करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। करने वाला पहला राज्य, करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, कौन सा है? पहला राज्य है हमारा उत्तराखंड। केंद्र शासित लक्षद्वीप और राज्यों में सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए R.L. सिंह, ऑप्शन बी G.S. घोषाल, ऑप्शन सी अशोक मित्र और ऑप्शन डी A.B. मुखर्जी। किसने किया था कार्यात्मक भारतीय नगरों का वर्गीकरण? किसने किया था? अशोक मित्र ने। किसने? अशोक मित्र ने। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नगर हमारा जो है, कार्यात्मक नगर किन किन नगरों को कहते हैं, कैसे नगर होते हैं, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। कार्यात्मक नगर होता क्या? जैसे मान लीजिए ये हमारा गांव है, ठीक है, गांव है, गांव में क्या होगा? एग्रीकल्चर सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ गांव होते हैं जो अगल बगल के गांव को भी मार्केट प्रोवाइड कराते हैं, जो एग्रीकल्चर लेकर इस गांव में बेचते हैं, तो गांव का एक बड़ा रूप हो जाता है। और ये हमारा शहर है, शहर से लोग यहाँ पर आते हैं इन प्रोडक्ट को खरीदने। है तो वो गांव ही, लेकिन क्या है, अगल बगल के गांव से वो प्रोडक्ट कलेक्ट करता है। ठीक है, एक तरह से ये कस्बा बन जाता है। क्या बन जाता है? ये कस्बा हो जाता है, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिला करते हैं आसपास के गांव से। तो किसने ये दिया था? अशोक मिश्र ने दिया था कार्यात्मक वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, यह पहले भी आ चुका है, बताइए। ऑप्शन ए शिमला में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी देहरादून में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ पर स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, बताइए। ऑप्शन ए यज्ञश्री सतकर्णी, ऑप्शन बी दिया गया है सातकर्णी, ऑप्शन सी दिया गया गौतमी पुत्र सतकर्णी और ऑप्शन डी दिया गया है वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। बताइए कौन सा वो राजा था? तो वो गौतमी पुत्र सतकर्णी राजा था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है इसका, जिसने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। और ये कहा सातवाहन, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं कि सातवाहन राज्य जो स्थापित हुआ था वो कहाँ स्थापित हुआ था? ये मध्य भारत में था। दक्षिण भारत, औरंगाबाद जो पड़ता है महाराष्ट्र का, वो वाला एरिया में ये था। दक्षिण भारत से जस्ट पहले पे ये स्थित था। और इसकी स्थापना किसने की थी? शिमुक ने। शिमुक ने सातवाहन राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? शिमुक ने। इसने राजधानी क्या बनाई थी? जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रतिष्ठानपुर। क्या बनाई थी? प्रतिष्ठानपुर इसने अपनी राजधानी बनाई थी, जो वर्तमान में हमारा औरंगाबाद जो जिला है महाराष्ट्र का, वहां पर ये स्थित है। और इनकी भाषा क्या थी, बताइए। इनकी जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। ये ध्यान दीजिए, यहां से भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं कि इस राज्य की स्थापना किसने की थी, इसकी राजधानी क्या थी और इनकी भाषा क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है,
बताइए कौन से वो ग्रंथ हैं जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए दिया गया है अगुंतर निकाय, ऑप्शन बी दिया गया है महावंश, ऑप्शन सी दिया गया है दीर्घ निकाय और ऑप्शन डी दिया गया है महावज्ञ। तो बताइए किसमें मिलता है 16 महाजनपद का वर्णन। तो ये अगुंतर निकाय है जिसमें ये वर्णन मिलता है कि उत्तर भारत में बौद्ध ग्रंथ का ये बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में वर्णन मिलता है जो उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ तक फैले हुए थे। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए दिया गया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी दिया गया है बलबन और ऑप्शन सी दिया गया है हमारा अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी दिया गया है रजिया। तो बताइए इक्ता सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। कहाँ पर? भारत में। इल्तुतमिश जो था वो हमारा एक इलबारी तुर्क था। कैसा था? इलबारी तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद तथा उसका इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और भारत ने इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। इक्ता होती क्या? इक्ता एक भूमि नापने की भूमि। इन्होंने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करके जो राजपूतों की सामंत व्यवस्था थी उसको परिवर्तित कर दिया था। राजपूतों को उस टाइम पे सामंत व्यवस्था चल रही थी। इक्ता में क्या होता था? भूमि के बदले जो मतलब एक सेना नायक होता था या उनका कोई अधिकारी होता था उसको एक भूमि दे दी जाती थी, वो उसी से अपना राजस्व सारा कलेक्ट करता था और अपने सेना या अधीनस्थ को पैसा देता था, उन्हीं से सैलरी देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए दिया गया है अकबर, ऑप्शन बी दिया गया है जहांगीर, ऑप्शन सी दिया गया है शाहजहां और ऑप्शन डी दिया गया है बाबर। तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। अपनी गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कब करवाया था? 1602 में। कब करवाया था? 1602 में इन्होंने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? फतेहपुर सीकरी के। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? आगरा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी बताइए। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? मनसबदारी व्यवस्था जो है हमारी अकबर ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। मनसबदार क्या होती थी? ये भी एक हमारा पद होता था जिससे मनसबदार के अकॉर्डिंग उसको सैलरी, वेतन, भत्ते व अन्य चीजें डिसाइड होती थी। ये एक पद होता था हायरार्की सिस्टम का, मनसबदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए अंग्रेजों से अच्छे संबंध, ऑप्शन बी इस्लाम का शुद्धिकरण, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, ऑप्शन डी सामाजिक सुधारों का विरोध। तो वहाबी आंदोलन की बात कर रहे हैं तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस्लाम का शुद्धिकरण करना था। क्या था? इस्लाम का शुद्धिकरण करना था। इसका मुख्य केंद्र ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसका मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। कहाँ पे था? पटना। और ये कहाँ पे था? दक्षिण भारत को छोड़ करके समस्त भारत में इसके केंद्र थे। ठीक है, सभी जगह ये मूवमेंट चला था। और पटना में विलायत अली व इनायत अली, विलायत अली व इनायत अली जो थे इनके संरक्षण में चला था। विनायत अली व इनायत अली, इनायत अली, ये लोग जो है पटना में इसको ऑपरेट कर रहे थे। कौन?
मुख्य नायक टाइप के थे, यही दोनों मुख्य नायक थे वहाबी आंदोलन को पटना में चलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई, बताइए। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी सत्य शोधक समाज। तो बताइए, सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई, तो कौन सा वर्ग था वो? सत्य शोधक समाज। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज की। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑगस्टस हिक्की, ऑप्शन बी चार्ल्स मेडकॉक, ऑप्शन सी मैकग्रेथ और ऑप्शन डी डिजारेली। तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता चार्ल्स मेडकॉक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉक को। ये उदारवादी इन्होंने दृष्टिकोण अपनाया और इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तिदाता। और इस पीरियड में यहाँ पर काफी ज्यादा पेपर का प्रकाशन हुआ था, ठीक है, जब इस टाइम पे ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था, बताइए। ऑप्शन ए होम रूल, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी औपनिवेशिक स्वशासन और ऑप्शन डी प्रशासन में भारतीयों की सही भागीदारी। तो दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज पर जोर दिया था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहां पर हुआ था? ये लाहौर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और यहीं पर हमारा पूर्ण स्वराज्य का काफी ज्यादा जोर दिया गया था। और इसी के बाद ही हमारा जो मसौदा यहां से पास हुआ था, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1928 के बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए गांधी जी के अनुयायियों ने, ऑप्शन बी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, ऑप्शन सी वामपंथियों ने और ऑप्शन डी किसान सभा ने। तो गांधी 1928 के बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, गांधी जी के अनुयायियों ने। अब देखते हैं बरदौली सत्याग्रह क्या था। यह मेनली एक किसान आंदोलन था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था। 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ था। इसमें महिलाओं ने, ये सफल रहा था आंदोलन सरदार पटेल के नेतृत्व में, इसलिए महिलाओं ने यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने इसी आंदोलन में दी थी। किसमें दी थी? बरदौली सत्याग्रह में। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? बताइए। ऑप्शन ए बरकतुल्ला, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका है लाला हरदयाल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। लाला हरदयाल तथा सोमन सिंह भकना ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी की स्थापना की थी और इन्होंने एक पत्र भी निकाला था। उसका क्या नाम था? गदर। गदर एक पत्र भी प्रकाशक था इन पार्टी का, जो साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? ऑप्शन ए एम जी रनाडे, ऑप्शन बी
महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो बताइए चौखंबा सिद्धांत के मेन सिद्धांतकार कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1927 और ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1932। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसका? जवाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? बताइए। ऑप्शन ए इंदिरा बिंदु, ऑप्शन बी शास्त्री बिंदु और ऑप्शन सी मोती बिंदु और ऑप्शन डी राम बिंदु। तो कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? ऑप्शन ए इंदिरा बिंदु। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा का कौन सा पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? बताइए सुंदरवन डेल्टा किस पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रोजवुड, ऑप्शन बी साल और ऑप्शन सी सुंदरी और ऑप्शन डी दिया गया है शीशम। तो बताइए सुंदरवन जो डेल्टा है वो हमारा सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण प्रसिद्ध है। कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा स्थित कहाँ है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, सुंदरवन बंगाल टाइगर का निवास स्थान भी सुंदरवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? बताइए। ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह का निर्माण, ऑप्शन बी पथरीले पहाड़ों का निर्माण, ऑप्शन सी मिसिसिपी मुहाने का संकुचन और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा सेन इंडियास ब्रंश। तो बताइए कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? भू संतुलन का उदाहरण मिसिसिपी मुहाने का संकुचन है। जहां भूमि का संतुलन हो उसे क्या कहते हैं? भू संतुलन। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे बड़े बड़े पत्थर पहाड़ पर्वत हो गए और बड़े बड़े पठार हो गए, बड़े बड़े मैदान हो गए, ये सब क्या है? एक संतुलन की अवस्था में रहते हैं, उसे भू संतुलन कहते हैं। और मिसिसिपी मुहाने का संकुचन इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है? बताइए भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए दिया गया 406 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया गया 316 ई और ऑप्शन सी दिया गया 226 ईस्वी मीटर और ऑप्शन डी दिया गया 186 मीटर। ये मीटर में है, सॉरी ये मीटर में है। बताइए कौन सा 406 मीटर, 316 मीटर और 226 मीटर और 186 मीटर किसकी? भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई। तो भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है हमारी? 226 मीटर। ऑप्शन सी सही है। कितनी है? 226 मीटर भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई है। ये कहाँ से निकलता है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर ये स्थित है। और किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ध्यान रखिएगा कि हमारा सबसे पहले आता है पंजाब और दूसरा आता है हमारा हरियाणा और तीसरा आता है राजस्थान। ये तीन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है जो सतलज नदी पर स्थित है। कौन? भाखड़ा नांगल बांध। और ये टिहरी बांध के बाद दूसरा बड़ा बांध भी स्थित है जिसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होते हैं? बताइए सतही प्लेट के मध्य में घटित होते हैं। ऑप्शन ए माउंट फ्यूजियामा, ऑप्शन बी माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन सी कारकोटोवा और ऑप्शन डी माउंट किलिमंजारो। ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य
कौन सा होता है? माउंट किलिमंजारो घटित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है, बताइए। ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी टैगा, और ऑप्शन सी चंपारण, और ऑप्शन डी टुंडा। तो न्यूनतम वृद्धि वाला जो बायोम है वो हमारा टुंडा है। कौन सा है? टुंडा है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। ये न्यूनतम वृद्धि वाला टुंडा कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के इसमें वर्णन मिलता है। एक हो गए हमारे आर्कटिक क्षेत्र, इसमें जो सम्मिलित होते हैं, और एक हमारा है अंटार्कटिक क्षेत्र, और एक अल्पाइन क्षेत्र इसी में आते हैं। अल्पाइन क्षेत्र, इन क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया जाता है। किसमें? टुंडा वनस्पति में। ये न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है, बताइए। जैरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है टुंडा एवं टैगा में। ऑप्शन बी मध्य अक्षांशों एवं भूमध्य सागरीय वनों में। ऑप्शन सी घास के मैदान एवं मरुस्थलों में, और ऑप्शन डी सवाना एवं उष्ण वर्षा वाले वनों में। तो बताइए, जैरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बायोम प्रायः मरुस्थलीकरण का कारण है? ऑप्शन ए दिया गया है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय वन, ऑप्शन सी पर्वत, और ऑप्शन डी बेरियल वन। तो बायोम प्रायः मरुस्थलीकरण का कारण है। तो बताइए कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण है? मरुस्थलीकरण का कारण हमारा कौन सा है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन है घास के मैदान? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इन्हें सवाना बायोम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ही हमारे बायोम प्रायः मरुस्थलीकरण के कारण बोले गए हैं, और इन्हें क्या सवाना भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकतम बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकतम निरंतर परमाक्रस्ट पाए जाते हैं, बताइए। अधिकतम ऊंचाई वाले पर्वतीय वातावरण में। ऑप्शन बी अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में, और ऑप्शन डी। तो परमाफ्रॉस्ट पूछ रहा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में पाए जाते हैं। इसका आंसर सी सही। परमाक्रस्ट होते क्या? ये ऐसे क्षेत्र होती है, ऐसी भूमि होती है जो कम से कम बर्फ के टेम्परेचर से, जिस टेम्परेचर पे बर्फ जमती है उससे अधिक टेम्परेचर पे ये बर्फ से ढकी रहती है। वो जो जमी रहती है भूमि हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है भूमि, तो इसको तोड़ने में बहुत मुश्किल रहती है। ठीक है, बर्फ के टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पे वो ढकी रहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान मौसम प्रायः शुष्क रहता है, या ऑप्शन बी हवाएं मध्य एशिया से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, ऑप्शन सी हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं, और ऑप्शन डी हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। तो बताइए क्या होगा? ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है? हवाएं जो हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की बात कह रहा, हवाएं जो हैं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है, बताइए। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी वन्य उत्पाद, ऑप्शन सी नींबू वंश फल, ऑप्शन डी प्राकृतिक रबर। तो बताइए बेरियल वन पूछ रहा।
बेरियल वन क्या है हमारे, वन उत्पाद है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और बेरियल वन जो है हमारे मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, साइबेरिया में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, साइबेरिया या ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन साइबेरिया में लगभग 70% तक इनका योगदान है। जो कितना है, 70% बेरियल वन के जो जंगल हैं वो हमारे रूस में स्थित हैं। ठीक है, साइबेरिया साइड हो गया और अन्य क्षेत्र इसके पाए जाते हैं। मेन वनस्पतियां कौन कौन सी आ जाती हैं इसमें, मेन आ जाती हैं रेडवुड हो गया, वाइन हो गया, ये सारी जो इसकी वनस्पतियां आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव का परमाकष्ट पर प्रभाव सम्मिलित करता है, बताइए। ऑप्शन ए परमाकष्ट की गहनता को बढ़ाता है, ऑप्शन बी परमाकष्ट जोन का धीरे धीरे ध्रुव की ओर खिसकना, ऑप्शन सी परमाकाष्ट को जानवरों से बचाना, और ऑप्शन डी तापीय अपरदन को प्रेरित करना। तो परमाकाष्ट का प्रभाव सम्मिलित करता है, तापीय अपरदन को प्रेरित करना। मानव जो है टेम्परेचर को बढ़ा रहा, जिसकी वजह से उसकी जो बर्फ होती है वो पिघलेगी, तो उसको क्या कर रहा है, तापीय अपरदन को प्रेरित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी, बताइए। ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन सी हरिद्वार में, और ऑप्शन डी ऊधम सिंह नगर में। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कहां पर थी, ऊधम सिंह नगर में सबसे कम। और सबसे अधिक अगर पूछी जाए तो कहां है, देहरादून में। कहां पर है, देहरादून में सर्वाधिक है साक्षरता। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कहां पर है, ऊधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है, बताइए। ऑप्शन ए 332, ऑप्शन बी 351, ऑप्शन सी ऑप्शन ए 932, ऑप्शन बी 951, ऑप्शन सी 956, और ऑप्शन डी 963। तो बताइए उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है। उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कितना है, 963। 963 इसका आंसर क्या है, डी। अगर भारत का पूछा जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का है 943। कितना है, 943 लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जनसंख्या का गणती घनत्व होता है। ऑप्शन ए संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात, ऑप्शन बी संपूर्ण ग्रामीण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात, और ऑप्शन सी दिया गया है संपूर्ण कृषि भूमि और कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात, और ऑप्शन डी दिया गया है संपूर्ण भूमि और कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर है ए संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। गणतीय घनत्व क्या होता है, ध्यान दीजिए, गणतीय घनत्व क्या होता है हमारा, कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल होता है गणती। नेक्स्ट इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, बताइए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी केरल। किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। दूसरे नंबर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दूसरे नंबर पे जो आता है हमारा वो महाराष्ट्र है, और तीसरे पर हमारा बिहार शामिल है। तीसरे पे बिहार है और चौथे पे हमारा पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। प्रोटेम अध्यक्ष की बात कर रहा तो भारत के राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रोटेम अधिकारी का कार्य क्या होता है? नवनिर्वाचित जितने भी हमारे सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना, इसका रोल यहां तक रहता है। इसके बाद जब लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है, चयनित हो जाता है, उसका रोल समाप्त हो जाता है। इतने अल्पकाल के लिए ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए इसका जो आंसर है वो डी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्यों? भारत का अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसकी जगह पर मुख्य न्यायाधीश इसकी राष्ट्रपति कौन सा राष्ट्रपति, हाँ मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनी है? बताइए। देखिए फिर आ गया प्रश्न, यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका क्या किस राज्य की विधानमंडल है? ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सादृश्य है? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी कनाडा। तो भारतीय संघ जो है हमारा कनाडा के संघ के सादृश्य है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो कौन सा है? 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी देवनागरी, ऑप्शन बी उर्दू फारसी, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी भारत के संविधान में वर्णित 18 भाषाएं। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो आधिकारिक भाषा है वो हमारी अंग्रेजी है। ऑप्शन डी जो है सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सी है? अंग्रेजी। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय हमारा उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो अंग्रेजी में दायर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। बताइए। ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा और ऑप्शन डी दिया गया भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और निर्वाचन आयोग का वर्णन कहां से किया गया? 324 में वर्णित है। निर्वाचन आयोगी चुनाव का देख रेख में इसी के अंदर में होते हैं। ठीक है। ये किनके चुनाव करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्यों का ये चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूचना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 2005 में और ऑप्शन डी 2009 में। सूचना का अधिकार है 2005 में। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कब किया गया था? 2005 में। किस तारीख को? 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को ये किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत
का निर्वाचन आयोग है ऑप्शन ए विधिक संस्था, ऑप्शन बी प्रशासनिक संस्था, ऑप्शन डी अधिनियमित संस्था और ऑप्शन सी अधिनियमित संस्था और ऑप्शन डी है संवैधानिक संस्था। तो भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? एक संवैधानिक संस्था है भारत का निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग किससे, कौन सा अनुच्छेद है? 324 से शुरू होता है निर्वाचन आयोग के। ये थे आज के प्रश्न। इनकी जो PDF है वो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सॉल्व करें, उसके बाद ही आंसर अपने यहाँ से टैली कर लें। थैंक्स।